तो ये बजट जो है अब पेश हो चुका है और असीम वाकई जो तमाम उम्मीदें थी वो इस बजट से पूरी होती नजर आ रही हैं। हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबका ख्याल रखा है और मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया, क्योंकि अभी अभी जो उन्होंने बजट भाषण खत्म होने से पहले टैक्स स्लैब की घोषणा की, उसमें 0 से लेके 4 लाख तक, जी हाँ 0 से लेके 4 लाख तक ये जो बजट है, बजट में आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी छूट इसका ऐलान किया गया। जी हाँ, जिस बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे, इस बजट में जो मिडिल क्लास है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए बड़ी छूट। 4 से 8 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स और 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं, 0% टैक्स। और उसके बाद से आप देखिए 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 15% का टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पर 20% का टैक्स और 20 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 25% का टैक्स और 24 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स। तो जो सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, जिनकी आमदनी 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए की तक पर 0 टैक्स रहेगा और 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक पर आपको 5% का टैक्स दिया जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत इस टैक्स के बोझ की। बिल्कुल, जो टैक्स पेयर्स है इस तरह की उम्मीद वो कर रहे थे और वही एक बड़ा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए किस तरीके से 4 से 8 लाख की जो आमदनी है उस पर 5% का टैक्स होगा। जो नई स्लैब अब सामने आ रही है 8 से 12 लाख की अगर बात की जाए, अगर इतनी आय है तो उस पर 10% आपका टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ 12 से 16 लाख की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर 15% और साथ ही साथ अगर बात की जाए 16 से 20 लाख तक की आय पर ये जो टैक्स है वो 20% लगाया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 20 से 24% की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं जब मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं और खासतौर से अब 4 साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, ये ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। खासतौर से बुजुर्गों के लिए जो टीडीएस की सीमा है वो भी दोगुनी की गई है। बुजुर्गों को यहाँ राहत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटा दिया गया है। ये बड़ी ब्रेकिंग बजट की इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बीमा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एफडीआई की सीमा को 100% यहाँ पर कर दिया गया है। पहले 74% ये थी और खासतौर से गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं उसमें 36 दवाएं ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं बजट की वो बता रहे हैं आपको। कस्टम में 7 टैरिफ रेट जो हैं वो हटाए जाएंगे। साथ ही साथ और जो बदलाव हुए हैं, खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हर एक क्षेत्र को देखिए किस तरीके का फायदा जो है इस बजट से मिलने जा रहा है। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना की बात कही गई है, जिसके तहत करीब जो 100 जिले हैं उनको शामिल किया जाएगा। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और किस तरीके से जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मजबूती देगी अर्थव्यवस्था को। राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें इस बजट की। एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए किया गया है। ये तमाम बड़ी बातें। अगले 3 साल की अगर बात की जाए तो सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। साथ ही साथ वैकेंसी की बात कही गई। मेडिकल कॉलेजेस में करीब 10,000 सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए और खासतौर से शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई जो हैं वो बनाए जाएंगे। करीब 500 करोड़ का जो प्रावधान है वो इसके लिए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी का मिशन बनेगा। 2047 तक 100 गीगावाट नाव की ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। जी अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा ये मिशन और खासतौर से मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो बनाया जाएगा। हर एक मोर्चे पर किस तरीके से जो मजबूती है वो मिलती हुई नजर आएगी। मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर इस बजट में काफ़ी कुछ। अनुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञानभट्टनम मिशन जो है उसकी घोषणा यहाँ की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए भारत ट्रेड नेट भी बनेगा। डीपीआई जो है वो और देखिए किस तरीके से मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वीज़ा नियमों में छूट का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। उसके तहत भी छूट मिलेगी और इसके जरिए जो बढ़ावा है वो दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो मुहैया कराई जाएगी। किस तरीके से विकसित भारत की तरफ एक मजबूत कदम, खिलौना का ग्लोबल हब बनने का जो लक्ष्य रखा गया है, यानी जब हम टॉयज़ की बात करें उसके लिए कैसे भारत जो है एक ग्लोबल हब के रूप में
बेहतर तरीके से उभरेगा। स्टार्टअप को 2030 तक छूट जो है उन पर बरकरार रहेगी। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं मजबूती देते नजर आएंगे। प्रोबेशनल असेसमेंट की सीमा अब अधिकतम 3 साल की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भगवान बुद्ध से जुड़े जो आध्यात्मिक स्थल हैं वो उनका और विकास होगा, वो और विकसित होंगे। तो किस तरीके से धार्मिक पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं, नई उड़ान योजना में 4 करोड़ मुसाफिर जो हैं उनका लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके से लाभान्वित उनको किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें इस बजट 2025 की, क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, लगातार आपको हम बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो बड़ी उम्मीद थी वो लगभग पूरी होती हुई। 4 से 8 लाख की आमदनी पर आपको जैसा हमने बताया कि किस तरीके से 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की जो आय है उस पर 10% टैक्स, और साथ ही साथ जब 12 से 16 तक की जो आय है उस पर 15%, जबकि 16 से 20 पर ये हो जाएगा 20%। और वहीं जब हम बात कर रहे हैं इससे अधिक की, यानी 20 से 24 लाख की अगर आपकी आय है तो उस पर करीब 25% अब आपको टैक्स देना होगा। इससे देखिए कितनी बचत होगी। और 24 लाख से ऊपर है तो करीब 30% टैक्स राहत जो है एक वो बड़ी दी गई है। और इसके जरिए जो बचत है वो लगातार की आपको मिल सकेगी। और अगले सप्ताह जो नया टैक्स विधेयक है वो भी आएगा। जी हाँ, इनकम टैक्स बिल का उन्होंने जिक्र किया है, इस पर और जानकारी आपको हम देंगे। और अब अगले 4 साल जो उनमें रिटर्न आप दाखिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही हैं। वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, बुजुर्गों के लिए जो TDS की सीमा है उसको दोगुना कर दिया गया है। किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। और जो आइटम सस्ते हुए हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सहित कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो TV LED की बात की जाए या EV कार की हम बात करें, इस पर इसका सीधा असर आएगा। बीमा क्षेत्र, वहाँ पर FDI की सीमा अब 100% कर दी गई है। और साथ खासतौर से जब हम बता रहे हैं आपको जो गंभीर बीमारियों के लिए 36 दवाएं वो भी ड्यूटी फ्री की गई हैं, जिसमें कैंसर की जो दवाएं हैं वो भी शामिल हैं। साथ ही साथ कस्टम में 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको बढ़ाया गया है। हर एक क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ जो योजनाएं हैं, जो पिटारा है वित्त मंत्री का, उससे यहाँ पर हमने देखा है क्या कुछ निकल कर आया है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक राज्यों के लिए। और लगातार आपको हम बता रहे थे कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। और यहाँ भी हमने देखा है राज्यों को 1.5 लाख करोड़ तक का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो मुहैया कराया जाएगा, जिससे विकास को गति दी जा सके। और साथ ही साथ तमाम जो राज्य हैं वो विकसित हों। MSME जो क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाकर 10 करोड़ हुआ है। और इसके अलावा भी अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक नज़र थी, इस बार भी। और मेडिकल कॉलेजेस में अब 10,000 जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। IITs का विस्तार करने की बात भी वित्त मंत्री ने अपने इस भाषण में कही है। शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी AI जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो बनाया जाएगा। यानी किस तरीके से जो देश है और मजबूत होता हुआ यहाँ पर हमें नजर आएगा। 2047 तक 100 गीगावाट नाप के ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है वो भी बनाया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहीं। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए 40,000 अधूरे घर जो हैं वो बनाए जाएंगे। तमाम जो बड़ी बातें रही हैं इस बजट की वो लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। भारत में जो बैटरी उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और कोशिश यही कि जब हम कर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सरल तरीके से हर किसी के समझ में वो आ सके, पारदर्शी उसको रखा जाए। और मेडिकल टूरिज्म के लिए जो वीज़ा नियम है उसमें छूट दी जाएगी। कैसे इसको, इस क्षेत्र को देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है। खासतौर से सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। और अब और जो जानकारी है वो आपको बेहतर ढंग से हम बताएंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी जो हैं अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या और कुछ खास इस बार के बजट? नमस्कार मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी कवरेज, आम बजट 2025-26 जो कि संसद में रखा जा चुका है। और ये NDA 3.0 का पहला पूर्ण बजट है। इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो वो सबसे पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 8 बार बजट को संसद में पेश किया है जी। और आपको बताएं कि इस विश्व रिकॉर्ड के साथ ही, इस अच्छी खबर के साथ ही, अगले साल देश के विकास पर 50,65,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो विकास की जो यात्रा है, विकास की जो पाइपलाइन है, उसमें कितना खर्च, जिस तरह से हम अपने घर का बजट बनाते हैं, वित्त मंत्री जी ने इस देश का बजट बनाया है। और ये ऐलान कर दिया है, संसद के पटल पर
इस बात को रख दिया है कि अगले साल देश की विकास यात्रा पर केंद्र सरकार 50,65,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार हम पिछले बजट में देखा हमने कि नए डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है, जिस पर लगातार हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और क्या कुछ काम वहां पर हुआ है। लेकिन मध्यम वर्ग जो लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो वो है नई कर व्यवस्था। बहुत ही सरल है और क्या कुछ इसका फायदा होगा आम आदमी को। हमारे साथ बहुत ही बड़े टैक्स एक्सपर्ट देश के इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात, वित्तीय अनुशासन पर लगातार 2020 के बाद यानी कोरोना महामारी के बाद जो फोकस दिखा है, उसमें लगातार जो वित्तीय अनुशासन की वजह से वित्तीय घाटे में गिरावट दिखी है, उसका एक स्पष्ट संदेश है कि भारत वित्तीय निश्चितता को लेकर के, वित्तीय अनुशासन को लेकर के पूरी तरह से सजग है और 4.4% ऑफ फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य रखा गया है वो बिल्कुल सही दिशा में। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विशेष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ है श्री सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं RIS फॉर डेवलपिंग नेशन। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप हमेशा की तरह पोस्ट बजट एनालिसिस में आए। देश के शायद सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं। वेद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोफेसर अनिल कुमार, कौन नहीं जानता है, इस वक्त दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं और अर्थशास्त्र को इतनी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए हम सभी तक बहुत ही सरल भाषा में सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आम जनता इनके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बजट की सिफारिशें और उसके क्या है मायने हराम खास के आपको बताएंगे। के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे। SBI बैटिंग फॉर नारी शक्ति। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या फिर करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. एड्रेस घर का या वेबसाइट का? चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया, चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया। गेहूं धान बाजरा जवार के मैदानों में, छोटे छोटे धंधे या बड़े कामों में, फूलों के पॉली हाउस, सब्जियों के बागानों में, सोलर बदल रहा है रात को उजालों में। फाइनेंशियल इंक्लूजन से टेक्निकल रेवोल्यूशन, हर जगह जमा रहा है पाव गांव इंडिया। वर्ष 1982 से गांव-गांव को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहा है नाबार्ड। गांव बढ़े तो देश बढ़े। चल पड़े हैं गांव, चल पड़ा इंडिया।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारे साथ बजट 2025 डीडी न्यूज पर स्पेशल कवरेज सुबह 7 बजे से लगातार, और बजट में जो खास रहा है उस पर लगातार आपको हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं। सचिन जी, किस तरीके से आप देखते हैं विकसित भारत के आर्थिक विजन की हम बात कर रहे थे, उसकी झलक इस बजट में भी नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुकुल जी। अगर हम देखें, तीन बातें बिल्कुल साफ तौर पे वित्त मंत्री जी ने कही हैं। सबसे पहला, कृषि के क्षेत्र में जो हमने देखा कल इकोनॉमिक सर्वे में, कृषि ने एक बड़ा आधार हमारे आर्थिक विकास को दिया है। आज वित्त मंत्री ने भरपूर कृषि क्षेत्र को जो बजट के माध्यम से संदेश दिया जाना चाहिए था वो आज दिया है जी। दूसरा, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हो, बड़े इंटरप्राइजेज हो, सभी को एक बड़ा इंसेंटिव फ्रेमवर्क आज दिया गया है। तीसरा, जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, टैरिफ ड्यूटीज हैं, एफडीआई है, तीनों के लिए कई मेजर प्रयास किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो 2047 का भारत हम देख रहे हैं उसकी तरफ आज बहुत तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। चलिए सर, अब मुकुल, हमें लगता है कि आज की सबसे जो बड़ी हाईलाइट है उसको हम लेकर चलते हैं टैक्स एक्सपर्ट विजयेंद्र साहब के पास में। सर, सबसे पहले तो यही कि ये कैसी व्यवस्था है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? 4 लाख तक छूट है, 12 लाख तक छूट है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। बचत कितनी होगी? बिल्कुल देखिए, ये तो इस बजट की सबसे बड़ी अगर घोषणा इस बजट की है तो ये है। देखिए, और पिछले 1 महीने से जब से बजट की चर्चा शुरू हुई तो सभी का फोकस था कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी आज सुबह जब कहा था कि आम आदमी को निगाह में रखना है, और मैं आम आदमी की भाषा ये समझता हूँ, वो निम्न वर्ग में भी नहीं है जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, और वो उच्च वर्ग में भी नहीं है। और वो बाय एंड लार्ज वही है जो टैक्स पे करता है। वो अपनी इनकम पे भी टैक्स पे करता है। लगभग मैं मानता हूँ जिसकी आमदनी 4 या 5 लाख रुपए सालाना से 20 लाख या 25 लाख रुपए हैं, वो एक आम आदमी है। तो वो जब अपनी साधारण, चाहे वो सैलरी वाला है, चाहे वो MSME स्मॉल सेक्टर वाला है, अगर उसकी इनकम 15-20 लाख रुपए है तो वो इनकम पे टैक्स देता है। फिर जिस इनकम कमा के टैक्स बचता है उससे जो शॉपिंग करता है बाजार में खाने की और चीज़ें खरीदता है तो फिर GST देता है। तो उसको राहत देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जितनी लोगों ने डिमांड की थी, चाहे वो किसी CIA ने, चैम्बर ने की, आम आदमी ने सोची, या जिसने इंडिविजुअल भी सोची, वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर जाके क्योंकि मुझे, जैसे मैंने भी जितने प्रोग्राम प्री बजट के किए, तो मैं कह रहा था कि दिल तो मांगता है 10 लाख, 8-9 मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा नहीं, आप 8, 9, 10, आप 12 लीजिए। उम्मीद से तो उन्होंने सीधे 2 छक्के लगाए इकट्ठे एकदम, और उन्होंने कहा कि दोनों कंसेक्यूटिव में 12 लाख का ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, मैं कहूँगा इंडियन डायरेक्ट टैक्सेस का। और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने मिडिल क्लास को पूरे को ध्यान में रखते हुए सभी टैक्स पेयर को छूट दी है। वैसे तो कि उन्होंने टैक्स स्लैब को जिस ढंग से रीस्ट्रक्चर किया, क्योंकि मैं भी ये कहता था कि हमारा 30% का स्लैब बहुत जल्दी पहुंच जाता है, तो उन्होंने हर 4 लाख के स्लैब को 5% से बढ़ा के 24 लाख के ऊपर से लाख लेके वहां जाके उन्होंने 30% का बढ़ाया है, और सभी को एक बहुत भारी छूट मिली है। अब देखिए, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपके मन में ये विचार होगा कि जब 4 से 8 पे 5% लगता है, 8 से 10 पे 10 लगता है, तो 12 लाख पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए कि जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको एक 60,000 रुपए का रिबेट मिलेगा। जो अब तक 25,000 का था, उस रिबेट को 60,000 रुपए कर दिया गया है। तो अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की छूट है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही 75,000 रुपए की, तो अगर कोई सैलरी क्लास है तो 12,75,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 12 लाख से इनकम बढ़ जाती है तो ये रिबेट 60,000 वाला नहीं मिलता है। विद सनसेट क्लास जिसे हम वो कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, तो आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितनी इनकम है। तो 12 लाख से नीचे वाले को नहीं है, अक्रॉस दी बोर्ड मिलेगा सभी को, सैलरीड, नॉन सैलरीड, कोई भी। और वित्त मंत्री जी ने एक अपनी एग्जांपल भी दी कि किनको कितना फायदा होगा जिसकी इनकम आएगी, जिसकी 18 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 70,000 रुपए तक का टैक्स का छूट मिल जाएगा। जिसकी 25 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 1,10,000 रुपए का छूट मिलेगा। और सरकार को टोटल टैक्स की कलेक्शन में इस चेंज से 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का राजस्व का कमी आएगी। वो अच्छा, मैं ये मानता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो एक्सपेक्ट आनी चाहिए थी वैसे तो अदरवाइज, लेकिन उससे ज्यादा मिली है। इससे क्या है कि टैक्स पेयर के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास है जितना पैसा कमाता है बाय एंड लार्ज खर्चा करता है, और वो अपनी डे टू डे चीजों के लिए खर्चा करता है तो बाजार में पैसे आएगा, परचेज आएगी, डिमांड आएगी, इकोनॉमी को, प्रोडक्शन को बेनिफिट मिलेगा, और ऑब्वियस इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, तो देखिए कैसे एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और यही जो बचत है इसकी उम्मीद की जा रही थी, वही बचत जो है अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अनिल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास लगातार जो कहा जा रहा है, आज तो दिख भी रहा है वो, और हर कोई शायद इस बजट से काफी खुश होगा। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा इनोवेटिव बजट, नई सोच का बजट, आधुनिक भारत का बजट है, जिसमें तकनीकी को भारत के विकास में कैसे समावेश करना है, इस बजट में, पूरे बजट स्पीच में वो साफ तौर पर झलकता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने शुरू में जिक्र किया और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिक्र करते रहे हैं 4 वर्गों का, गरीब, अन्नदाता, यूथ और नारी। लेकिन इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने 2 वर्ग और जोड़ दिए हैं, और वो 2 वर्ग है, एक मिडिल क्लास और दूसरा व्यापारी क्लास। व्यापारियों को इतनी रियायतें दी गई हैं कि मेरे को लगता है कि आज उनके घर में दिवाली होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस का बर्डन जब तक कम नहीं होगा, व्यापारी वर्ग हमारा खुश नहीं रह सकता और व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहूँगा ये विकास की ओर ले जाने वाला जो बजट दिया है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक लक्ष्य दिया है 2047 का, मेरे को लगता है उस दिशा में ये एक कारगर कदम सिद्ध होगा। जी चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बजट की बारीकियों को अब थोड़ा सा और आप तक समझाने का प्रयास करते हैं। सचिन सर, ये वित्तीय घाटा, उसकी कहानी क्या है? कोरोना के बाद में हमने देखा लगातार उसमें गिरावट आ रही है। 4.4% का जो अगले साल का लक्ष्य रखा गया है, क्या संदेश है निवेशकों के लिए देश के भीतर और देश के बाहर? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है फिस्कल डेफिसिट? देखिए, अगर आप 2 या 3 मुद्दों में अजय जी इसको समझने का प्रयास करें। जैसा हम लोगों ने पिछले 3 बजट से लगातार, वित्त मंत्री ने जब से हम कोरोना की मार से बाहर निकल करके आए, तब से लगातार ये कहा गया कि हम किसी भी हालत में, जैसा आपने शुरू में कहा, कि वित्तीय अनुशासन को छोड़ेंगे नहीं जी। और ये वित्तीय अनुशासन लगातार सरकार की प्राथमिकता के रूप में निकल करके आया है। अब यदि हम देखें कि हमें उन तमाम वर्गों को जिनकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, उनको एक तरह से फ़ायदा भी देना है, उनको अपने साथ भी लेना है, उनको इंसेंटिवाइज भी करना है और सभी को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो ये सिचुएशन में जो सरकार का जो वित्तीय संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता भी रहे और साथ में हम फिस्कल प्रूडेंस भी करें। तो इसमें आपने देखा होगा कि सरकारी खर्चा कम करना, सरकारी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको इम्प्रूव करना, उसमें एफिशिएंसी लेकर के आना, तो ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रयास हुए हैं, जब हमने वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है। और 4.5 का जो वित्त मंत्री का स्टेटेड गोल था कि हम 26-27 में इसको 4.5% लेके आ जाएंगे, हम उस दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जो देखेंगे प्राथमिकताएं, उनसे कैसे हमने संसाधनों का और ज़्यादा विकास किया है, संसाधनों का कैसा सदुपयोग किया है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये दोनों बातों को सामने रखते हुए आज के बजट में जिस वित्तीय घाटे की वित्त मंत्री ने चर्चा करी, मैं समझता हूं कि जो फिस्कल प्रूडेंस की हम बार बार बात कर रहे हैं, राज्यों को भी कहा जा रहा है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप देखें अजय जी, तो डिटेल में ये बताया गया है कि कैसे हम उन क्षेत्रों में जहां बुनियादी आवश्यकताएं, जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं, उनको पूरा करते हुए हम अपने वित्तीय घाटे को कम से कम लेकर के आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है दिवाली का मौसम तो नहीं है, लेकिन होली तो मननी शुरू हो गई है और होली का मौसम जल्दी ही आने वाला है। क्यों मनी है होली? कैपेक्स क्या होता है? बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ेगा तो होगा क्या? इन तमाम बातों को हम समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी कवरेज, बजट 2025। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक। हर नारी का सपना, हर नारी की शक्ति, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस विशेष कवरेज में। बजट 2025 को लेकर लगातार आपको बता रहे हैं क्या कुछ खास रहा है हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए। और यहाँ अनिल जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, ऐतिहासिक भी ये बजट, कैपेक्स की अगर बात की जाए, वहां पर जो वृद्धि की गई है उसको आप कैसे देखते हैं और कितनी? देखिए, पहले कभी जो हमारा कैपेक्स पे सरकार का एक्सपेंडिचर होता था वो तकरीबन 1.6% पूरे GDP का होता था जी। वो बढ़ते बढ़ते डबल हो गया और इस बजट में पहली बार हम देख रहे हैं GDP का 4.5% कैपेक्स सरकार ने आज घोषणा की। वित्त मंत्री जी ने 15.5 लाख करोड़ कैपेक्स में खर्च होने वाला है जी। अब इस कैपेक्स में खर्च होने के मायने क्या हैं? कैपेक्स में खर्च होने के मायने इसका सब्सटेंशियल पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रेल, रोड, एयर और सागरमाला तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जी। उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आज अगर हम 15 लाख करोड़ कैपेक्स में खर्च कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट में 2.5 से 3 गुना इफेक्ट हमारे इकोनॉमी के एक्सपेंशन में होता है। और हम देख रहे हैं कोरोना के बाद से सरकार का जो ध्यान है वो कैपेक्स पर है और उसकी एक मेन वजह ये भी है कि आज जो हमारा देश तेज गति से विकास करने वाला देश है, उसकी सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जॉब क्रिएशन के सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल्स भी होते हैं। आज हम देखते हैं हमारे रियल सेक्टर भी काफी अच्छा डेवलप कर रहा है, वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। सीमेंट की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है, स्टील की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर एक चहुमुखा विकास मेरे को लग रहा है कि कैपेक्स में जो आज सरकार ने घोषणा की है बजट के जरिए, उसका बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बजट में बोला है कि उनको भी साथ मिलकर काम करना है और एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं है लेकिन इसको बढ़ावा दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे काम होगा। और मेरे को लगता है कि सरकार इस बार इस पर सीरियस भी है और मेरे को लगता है कुछ अच्छे सुखद नतीजे हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक तीनों मेहमानों से जो चर्चा हुई है, मैं आप सभी के लिए और थोड़ा सा समेटने की कोशिश करता हूं, सरल करने की कोशिश करता हूं। अनिल सर ने कहा कि कैपेक्स 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचा है। साथ ही साथ अब राज्य सरकारों को भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, वो कैपेक्स बढ़ाएं, रिफॉर्म करें, और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो तीनों मिलकर के कैपेक्स बढ़ाएंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा।
सचिन सर ने कहा कि जो वित्तीय अनुशासन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे निवेश आता है, देश में भी निवेश आता है और बाहर भी निवेश आता है। तो निवेश आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, उस पर फोकस है मेरा। वेद जैन साहब ने कहा कि टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है, उससे डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये तीनों बातें, तीनों ही मेहमानों ने ये कहा कि ये जो तीनों सबसे बड़ी बातें हैं वो ग्रोथ पर फोकस करेंगी, ग्रोथ को बढ़ाएंगी। और जो कल ही जो फोकस किया गया कि 6.3 से 6.8% के बीच में अगले साल ग्रोथ रहने वाली है, ग्रोथ को कैसे हम 8% तक लेके जाएं विकसित भारत बनाने के लिए, इस पर सरकार का फोकस, और यही बजट का मूल है। जो 3 चीजें हमने चर्चा की। अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, सुनाने जा रहे हैं आपको वित्त मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है और अगले 5 सालों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है हमारी जो। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन बजट पर क्या आया है, आपको सुनवाते हैं। अमित शाह ने इस पर पोस्ट किया है, बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। तो ये एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संदेश दिया है इस बजट को लेकर। और जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं कि एक मोमेंटम जो है वो बना रहेगा और वो बना रहे उसके लिए कैपेक्स में भी जो हमने देखी। एक बार फिर से वो प्लेट चलवाई प्लीज जी। अमित शाह साहब ने क्या कहा है, वो प्लेट चलवाई। उन्होंने कहा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सर्वसमावेशी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक बार प्लीज वो प्लेट फिर से चला दें, गृह मंत्री साहब ने कहा है। और मैं आपको बताता हूं कि ये तो गृह मंत्री ने तुरंत स्वागत किया और मेरे ख्याल से पहला आया है रिएक्शन जी। वित्त मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा यानी गृह मंत्रालय को कितना दिया वो मैं भी आपको बता देता हूं। उन्होंने गृह मंत्रालय को दिया है 2.33 लाख करोड़। एक बार फिर से मैं अपील करता हूं, प्लीज अमित शाह साहब का ट्वीट ये देखिए। उन्होंने कहा कि किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, हर क्षेत्र को समाहित करता है। यह बजट मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, उसकी ये नींव रखने वाला, इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर, जमीनी स्तर पर उतरने वाला ये बजट है। बातें बहुत सारी हमने होते हुए देखी हैं। ड्रीम बजट जैसे बड़े बड़े शब्द कॉइन किए गए, सिर्फ बोलने के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए, जमीन पर उसका असर नहीं दिखता है। लेकिन अब हमें लगता है कि जमीन पर चीजें आती हैं। और इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। और निर्मला सीतारमण जी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री यानी माफ कीजिएगा गृह मंत्री यानी जो अमित शाह जी हैं उनके मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया। बिल्कुल, तो विकसित भारत का बजट जो है वो सीधे तौर पर यहाँ नजर आ रहा है जो, और खासतौर से हमने अपने दर्शकों को बताया कैपेक्स का किस तरीके से एक मोमेंटम जो है कैपेक्स के जरिए वो बना रहेगा। लेकिन और भी कुछ जो खास बातें हैं जो हमारे जो दर्शक हैं वो उनको समझ नहीं पाते, मैं चाहूंगा उनको और सरल करके आप अगर बता पाएं। मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्री ने कहा सबसे पहले वो सुनवा देते हैं। जो बड़ी बातें हैं प्लीज इसको चलाने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में जो हमारे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी ओर आकर्षित किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का रिएक्शन आ रहा है, सीधे आपको ले चलते हैं। भारत के सपने को साकार करने का हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा।
बहुत बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे थे कि कैसे ना सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करता नजर आएगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए, कैसे उन्होंने बताया कि भारत पूरे विश्व में सबसे उभरती हुई तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं। Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और भी बड़ी बातें वित्त मंत्री ने क्या कुछ घोषणा की आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बजट पर पेशकश बजट 2025। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। सब ड्रामा है। हिमाचल में गारंटी दी थी कि महिलाओं को हर महीने 1500 देंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। अभी की दिल्ली सरकार भी ऐसी है। पंजाब में भी झूठ बोला। तो और क्या ऑप्शन है? मोदी जी की डबल इंजन सरकार, हमारे यूपी की तरह। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और लगभग पूरे देश में मोदी जी ने वादे पूरे किए। अगर दिल्ली में भी उनकी सरकार लानी है तो 5 फरवरी मौका है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये है स्कैमर साहब, देंगे केवाईसी या पैन अपडेट की गोली और ले जाएंगे आपके बैंक डिटेल्स इन वन झोली। और हमारे नागरिक को मिलता है एक झटका। लिंक पे क्लिक करते ही मुसीबत का दरवाजा खुल जाता है। वेबसाइट लगे जेन्युइन पर है फेक, अब स्कैमर खाएगा महंगा केक। ओ मैडम रुक जाइए, लिंक है फेक। आपकी सेविंग्स की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। अपडेट करना हो केवाईसी या पैन, अनजान लिंक को करे बैन। Be scam safe. LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक, ऊर्जा से उन्नति का सफर, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक, हर नारी का सपना, हर नारी की शक्ति, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बजट 2025 के इस महा कवरेज में लगातार आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं और सबसे अहम घोषणा अगर देखी जाए तो आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कर दर जो संरचना है इसको इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूं। क्या वो नई स्लैब आई है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. आपको अमित शाह साहब की बात याद होगी। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि ये सर्व समावेशी बजट है। आपको याद होगा कि आकांक्षी जिलों की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 115 जिलों को शामिल किया था जो सबसे पिछड़े थे। लेकिन अब इस बार के बजट में क्या है, उसी से सीख लेते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना ऐसे कृषि जिलों का विकास करेगी जो 150 सबसे पिछड़े जिले हैं। और जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्यों के साथ मिलकर के पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के लिए कार्यक्रमों में जहां पर कम उत्पादकता होती है, जहां पर औसत से कम वहां पर उत्पादकता है, क्या कुछ होगा आइए सुनते हैं। लेकिन ये एक बड़ी स्कीम की घोषणा आज वित्त मंत्री ने की है किसानों के लिए। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. तो कैसे धन धान्य योजना का लाभ मिलेगा तमाम किसानों को। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये बजट ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म पर आधारित है। पहले एक साल में 6 अहम डोमेन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector and regulatory reforms. चलिए अब इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विजयन साहब जो देश के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सचिन चतुर्वेदी साहब जो कि अर्थशास्त्री होने के साथ साथ वित्तीय मामलों के भी मैं सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में गिनता हूं उनके, और आरबीआई के साथ भी उनका जुड़ाव है। सचिन सर, और हमारे साथ हमारे नए मेहमान जुड़ रहे हैं शुभम भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। सचिन सर, एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहते हैं और आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से वित्तीय व्यवस्था हमने देखा, कल आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि तमाम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी वित्तीय व्यवस्था बहुत ही स्थिर है। माँ लक्ष्मी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, उनको नमन किया, और सीधे तौर पर जो वित्तीय व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहेंगे, खास तौर पर जो बीमा में निवेश की जो सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर के ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या कुछ किया गया इस बजट में, आपकी टिप्पणी सर। बिल्कुल ठीक है अजय जी। अगर हम देखें एक्सटर्नल सेक्टर जो हमारा बाहरी क्षेत्र है जी, उसकी तरफ आज विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। 2 बातों का प्रयास हुआ कि हम कैसे अपना निर्यात बढ़ाएं,
किस ढंग से हम टैरिफ स्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन करें जिससे कि जो हमारा इंपोर्ट है, ऐसा इंपोर्ट जो कि एक्सपोर्ट में सहायता कर रहा है, उसको ड्यूटी को हम स्ट्रीमलाइन करें। और तीसरा जो हमारा FDI का अप्रोच है, पर्टिकुलरली जैसा आपने कहा इंश्योरेंस में 74% से बढ़ाकर हमने 100% एग्जेम्पशन कर दिया। तो ये जो अलाउ किया FDI को, ये बात कल आर्थिक सर्वे में कही गई। ये कहा गया कि जिस गति पे हम आर्थिक विकास चाहते हैं, वो आर्थिक विकास बाहरी जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक्सटर्नल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, उसके भागीदारी के साथ हो सकता है। तो ये बातें तीन बहुत महत्वपूर्ण रही। अगर आप देखिए तो करीब करीब 82 ऐसी टैरिफ लाइंस हैं जिनको आज स्ट्रीमलाइन किया गया है जी। अगर आप देखें ऐसे वैल्यू चेन्स जहां जिनका हिस्सा हमें बनना चाहिए, कल आर्थिक सर्वे ने इस बारे में डिटेल में कहा था कि हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहिए। आज उस बारे में वित्त मंत्री ने घोषणा करी। और जैसे आपने कहा कि सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो, तो ये भागीदारी जो कृषि के क्षेत्र में है, वहाँ जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम, चाहे वो फूड वैल्यू चेन के हिस्से हो और या यूरिया के प्रोडक्शन के लिए बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का रिवाइवल हो, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम आज के बजट में अनाउंस हुआ है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण कदम है और इस बजट से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक। हर नारी का सपना, हर नारी की शक्ति, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। ये है स्कैमर साहब, बिजली का बिल का भूत बनकर आपको डरा रहे हैं। और हमारे नादान मित्र को लगता है अब अंधेरा होने वाला है। रिमोट ऐप डाउनलोड का झांसा और अकाउंट से पैसे गायब। ओ भाई साहब, मत कीजिए क्लिक फ्रॉड लिंक पे। जब बिजली का स्कैम मैसेज आए तो अंधेरे से SBI की रोशनी बचाए। नहीं जाएगी घर की लाइट, लेकिन पैसा जरूर होगा आउट ऑफ साइट। Be scam safe. LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. सोच से सच तक चले हम, सोच से सच तक। ऊर्जा से उन्नति का सफर, हौसला हो अपने दम पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आसान MSME लोन्स के साथ हर ख्वाहिश सोच से सच तक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2025, जो कि देश की सबसे बड़ी कवरेज है। बजट की बारीकियों को हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बजट सीधे तौर पर देश के साथ जुड़ा है, हर आम खास के साथ जुड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ है सौम्य भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। लगातार इनके कॉलम्स पढ़ते रहते हैं, खासतौर पर बुनियादी ढांचे पर, MSME पर और एनर्जी पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखा है। सर, ग्रोथ के इंजन की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ये 4 नए ग्रोथ के इंजन्स होंगे विकसित भारत के। आपकी जो टिप्पणी हम चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट, खासतौर पर MSME सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरह से ये बजट मदद करने जा रहा है? हम जब रूरल सेक्टर की बात करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है MSME सेक्टर। सर, माफ कीजिएगा, सीधे चल लेते हैं। नितिन राय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए रुक कर लेते हैं।
MS होम नित्यानंद राय जी। सभी विरोधियों को बिहार में पता चल जाएगा 2025 का जो चुनाव आने वाला है, जनता उसमें इन लोगों को सबक सिखाएगी। तो बिहार की राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आती रहेंगी, बजट के वो दूसरे पहलू पर भी नजर आएंगे। लेकिन शुभमय सर, देवेंद्र फडणवीस साहब अब आ गए, चलिए उनको सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, आजकल बजट में आपको पता है कि स्टेट्स का उल्लेख कम होता है, लेकिन बजट के फाइन प्रिंट में महाराष्ट्र को क्या मिला ये पता चलता है। पिछले बार भी हमारे विरोधियों ने बिना पढ़े महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला ये बताया, और उसके बाद दोपहर तक मैंने आंकड़े जाहिर किए तो फिर उनके मुंह बंद हो गए। अब भी महाराष्ट्र को क्या मिला इसके आंकड़े शाम तक मेरे पास आएंगे, मैं उसे घोषित करूंगा और आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र को बहुत बड़े पैमाने पर चीजें मिली है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी इस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि हम हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ भी हम मिस नहीं करना चाहते। हर एक जो जानकारी वो ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहूँगा शुभम जी आप अपनी बात अब पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि रूरल सेक्टर के साथ एमएसएमई का जुड़ा खास लिंकेज है, और इसलिए एमएसएमई सेक्टर में अभी जो वित्त मंत्री जी ने जिन चीज़ों की बात की है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लेवल जो है, इनके जो टर्म लोन्स हैं, इनकी जो डेफिनेशन है उसमें इजाफा किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद था, इन्वेस्टमेंट दोनों ही उसमें, दोनों ही। और साथ में माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो उनसे और भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसमें भी उनके लिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कार्ड्स, जो उनके लिए सच में प्रॉब्लम था, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी का बहुत एक प्रॉब्लम रहता है। इन दोनों चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कारगर स्टेप सिद्ध होगा। और माइक्रो के लिए दो करोड़ रुपए तक का लोन भी लिया, जो टर्म लोन। बिल्कुल, और साथ में है जो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, न्यू फंड्स ऑफ फंड्स की भी घोषणा की गई। कुल मिलाकर माइक्रो एमएसएमई सेक्टर को अगर आप देखेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में हम कहते हैं 45% हमारे एक्सपोर्ट्स मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जाते हैं। इसलिए हम अगर एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही उसमें एमएसएमई सेक्टर में किस तरीके का रुझान है वो काफ़ी मायने रखता है। एक उसमें एक साथ में क्या गया है, शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए स्टार्टअप स्कीम्स, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप योजना पे, स्टैंडअप योजना की तरीफे, बिल्कुल एससी एसटी और महिलाओं के लिए 5 लाख लोगों के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल, और ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। नहीं सर, मैं एक बात बता दूं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आप महिला हैं, एससी एसटी, आपको 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था सचिन सर, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये ऐसा पहली बार प्रयास हुआ है जिसमें स्टार्टअप को हमने एक वर्ग विशेष के साथ में जोड़ के, और ये मुद्रा से अगर आप देखें, अजय जी तो हमारा लेसन निकल करके आता है और बड़ा साफ है कि उन क्षेत्रों में जहां एक्सक्लूजन भरपूर मात्रा में था, कई वादों के बावजूद, कई वर्षों के बावजूद, अब हम देखते हैं कि ये एक नए क्षेत्र के रूप में उनकी एनर्जी, उनकी एस्पिरेशन और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार ने पूरी करी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, स्टार्टअप योजना आप लोग जानते हैं, स्टैंड अप योजना, दोनों योजनाओं को एक साथ लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया अलग है, स्टैंड अप इंडिया अलग है। स्टैंड अप इंडिया में देश के 1.5 लाख बैंक की शाखाओं में हर शाखा में कम से कम एक महिला उद्यमी और कम से कम एक एससी एसटी उद्यमी को लोन देने का प्रावधान था। उसी को विस्तार देते हुए अब 5 लाख नए महिला एससी एसटी उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन देने का ये ऐलान किया गया है, जो कि उसका एक्सटेंशन है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो उसमें पहले 10,000 करोड़ रुपए का फंड था, इसकी वजह से 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स ने उठाया। अब फिर से नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स की घोषणा की गई है जैन साहब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर से हम टैक्स पर आना चाहते हैं। 12 लाख रुपए तक हमने, मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12 लाख 1 रुपया हुआ, आपके ऊपर सारे टैक्स की लायबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। पुराने टैक्स रिजीम का क्या होगा सर, क्या बदलाव आने वाला है? नया टैक्स कोड बिल भी कह रही है वित्त मंत्री की 1 हफ्ते में आ जाएगा। देखिए, ये तो मान के चलना चाहिए कि पुराना रजीम तो फेस्ड आउट होना है, और इस बजट ने लगभग पुराने रजीम को पूरा फेस्ड आउट कर दिया है। जब आपकी नए रजीम में कोई भी कंडीशन बिना 12 लाख तक के इनकम एग्जम्प्ट है,
तो आप पुराने रजीम में कहाँ जाएंगे जहाँ 2.5 लाख के बाद टैक्स शुरू हो जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख पे 20% है, 10 से ऊपर 30% लगता है जी। तो वो तो एक स्कीम मुझे लगता है अब न्यू रजीम ओल्ड रजीम तो लगभग सबके लिए खत्म हो जाएगी और वो वर्किंग नहीं है। और वित्त मंत्री जी ने क्या किया, देखिए बजट में एक टैक्स की छूट तो एक बहुत अच्छी छूट दी है। अब उन्होंने क्या कहा है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉइज को 2 मकान जो एनुअल रेटिंग वैल्यू है उसकी छूट दे दी है। परक्विजिट जो एक सीलिंग होती थी 50,000 रुपए तक की है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकलती थी, उसकी भी उन्होंने कहा कि रूल्स में मॉडिफाई करके उसको सीलिंग को बढ़ा देंगे, तो वो बहुत छूट दी है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब वित्त मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू किया तो जब वो पैरा 8 पर आई तो उन्होंने कहा मेरे 6 पिलर रिफॉर्म्स हैं इस बार और सबसे पहला पिलर उन्होंने कहा कि टैक्सेशन इज माय पिलर। हालांकि उन्होंने टैक्सेशन को एक्सप्लेन उन्होंने जाके लास्ट में किया और जब टैक्स की एक्सप्लेन कर रही थी तो जब उन्होंने कहा पर्सनल टैक्स पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगी तो उनको पता था कि वो बहुत बड़ा गेम उसमें गेम चेंजर वो करने वाली है, तो ये सबसे लास्ट में उन्होंने अपने स्पीच के भाषण का रखा और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको पेश किया जी। अब जो उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में देखिए, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड बिल अगले वीक पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा जो बड़ा रिफॉर्म लेकर आएगा। इस बजट में भी अगर आप जरा थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की कोशिश करें फाइनेंस बिल में, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म प्रपोज किए हैं। TDS TCS जो सबसे बॉटलनेक था उसकी लिमिट बढ़ाई है, कंसेशन दी है, एक जो रिटर्न फाइल करने में डबल टैक्स लगता था उसको हटाया है, जो टैक्स पेयर को टैक्स गलती से भरा जाता था 2 साल तक का वो 4 साल तक की छूट दे दी है, उसके अंदर भी छूट दे दी है। तो रिफॉर्म्स बहुत की हैं, छोटे छोटे लगते हैं वो रिफॉर्म, लेकिन अपने आप में वो बहुत नहीं, एक तो माइंडसेट को बताते हैं और जैसे उन्होंने कहा कि आज की डेट में जो असेसमेंट होगी, जो वर्किंग होगी, स्क्रूटनी होगी, वो ट्रस्ट बेस्ड है। ट्रस्ट विल बी द फर्स्ट, स्क्रूटनी विल बी द सप्लीमेंट। भेजन जी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स में जो चेंज किया गया है जो 12 लाख तक उठाया गया, इसका बावजूद इसका रिजल्ट ये होगा कि जो छोटे छोटे एग्जम्पशंस जैसे इंश्योरेंस, हाउसिंग वगैरह, इस पर जो लोग कैलकुलेट करते रहते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। वो तो न्यू रिजीम में शुरू से कह रहे थे, न्यू रिजीम में तो पार्टी था कि इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप करें तो आपकी इच्छा है, नहीं करें तो आपकी इच्छा है, हम 12 लाख रुपए तक का आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। सर एक सप्लीमेंट्री ये भी करना जरूरी है सर, अब केवल और केवल सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग हैं जो कि वेतनभोगी हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, पेंशन उनको मिलती है। अब केवल मेरा क्वेश्चन उनके लिए है जो सरकारी सेवा में है, गैर सरकारी सेवा में है, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए क्या कुछ तोहफा दिया है वित्त मंत्री ने? देखिए सैलरीड क्लास के लिए तोहफा तो वही है, देखिए एक्स्ट्रा तोहफा तो मैं नहीं कहूँगा, 2 तोहफे छोटे से माने जाएंगे। एक तो जो इनका हाउस प्रॉपर्टी एनुअल रेटिंग वैल्यू थी, एक घर तो वो अपने घर पे रखता था, दूसरे घर की छूट मिलती थी जिसमें वो फिर रीज़न देने होते थे कि वो घर ऑक्यूपाई क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या मेरी नौकरी ऐसी जगह है, फैमिली कहीं और रहती है। उन्होंने कहा इस शर्तों की जरूरत नहीं है, अब आप 2 घर अपने एनुअल अपने घर पे अपने लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, वो उन्होंने एक छूट उसमें लगा दिया है, वो उन्होंने कंसेशन दे दी है उसके बारे में। इसी तरह से सैलरीड क्लास के जो परक्विजिट्स के बारे में थी, ये क्लॉज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं और वहाँ 50,000 रुपये से ज़्यादा की आपको सैलरी मिलती है तो आपको कुछ कंसेशन उस कंपनी से मिलता था तो उसको टैक्स हो जाता था जी। अब वो बेसिकली क्लॉज 50,000 की 30 या 40 साल पहले आई थी और वो इसलिए आई थी कि जिसको 50,000 सैलरी मिलती थी वो ये समझा जाता था कि वो कंपनी के नज़दीकी आदमी है। अब उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में जी। और ये जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 75,000 रुपए की पहले भी थी और अभी भी रहेगी। पहले 7 से 7,75,000 रुपए तक का टैक्स नहीं लगता था, अब 12,75,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। यानी एक साधारण टैक्स पेयर है तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। एग्जैक्टली। अगर कोई सैलरी टैक्स पेयर है या पेंशनर है, उसको 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये उसकी छूट है। एक सीनियर सिटीजन को भी बेनिफिट दिया है उन्होंने कि जो टैक्स करता था एट सोर्स, जो बैंक में आप इंटरेस्ट वगैरह दिलाते थे, वो 50,000 से बढ़ा के उसको उन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर दिया। अगर वो सीनियर सिटीजन का डिपॉजिट 1 लाख तक है तो उस पर भी टैक्स नहीं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हेडलाइन है। अभी तक वेजन साहब ने जो ये कहा है कि जो नॉन सैलरीड हैं कोई भी 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं है। अगर आप सैलरीड हैं या पेंशनधारी हैं तो आपको 12,75,000 यानी 13.25 लाख तक रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अगर छोटे निम्न वर्ग और मिडिल क्लास व्यापारी के बारे में अगर बात करूं
तो आज की डेट में मिडिल क्लास जो रिटेल ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, ये कीपर हैं, उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए तक के अगर उनकी सेल होती है तो उनके ऊपर 2 फार्मूले 6% या 8% टैक्स लगता है। अगर वो सेल टैक्स चेक से करते हैं तो 6% के अंदर 12 लाख रुपए का टैक्स इनकम बनेगी, जिसमें टैक्स 0 आएगा। अगर वो सेल कैश में होती है तो 8% का टैक्स हिसाब से कैलकुलेशन लगेगी और उसके बाद 16 लाख के ऊपर जो है टैक्स मिलेगा। अब आप लगाइए कि 2 करोड़ रुपए साल का सेल का मतलब लगभग 60,000 रुपीज पर डे की टर्नओवर पे 0 टैक्स, और कोई अकाउंट रखने की जरूरत नहीं, कोई वर्किंग नहीं है। राइट, यही इज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यही इज ऑफ लिविंग है। बिल्कुल, खासकर माइक्रो एंटरप्राइजेस और उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। उनका नंबर्स बहुत ज्यादा है सर, मेरे ख्याल से 90 सर माइक्रो एंड एसएमई को मिला दें तो 95% प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल में आती होंगी मेरे ख्याल से, अगर मीडियम को निकाल दें तो बहुत बड़ा 65 मिलियन हम कहते हैं अक्रॉस द कंट्री। 65 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। 65 मिलियन एंटरप्राइजेस, 6.5 करोड़, तो मान के चलिए एक बात अजय जी मैं क्लैरिफाई कर दूं, 12 लाख की टैक्स की एग्जम्पशन है, टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न फाइल करने की कंडीशन वही लगी रहेगी। 4 लाख रुपए से अगर इनकम कम है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 4 लाख से ज्यादा इनकम है तो टैक्स रिटर्न जरूर भरनी पड़ेगी। आपको 60,000 रुपए का इसमें रिबेट मिलता है, क्योंकि 12 लाख की इनकम पे टैक्स का जो बनाया आपने देखा होगा, स्लैब है 4 से 8 5%, तो वो 20,000 हो गया। 8 से 12 लाख 10% हो गया, वो 40,000, तो 60,000 टैक्स बनता है। लेकिन सरकार कहती है कि हमें ये 12 लाख तक टैक्स नहीं लेना, तो हम 60,000 का रिबेट देंगे। तो इसका मतलब है आपको टैक्स की रिटर्न तो भरनी है अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है न्यू रिजीम के अंदर, लेकिन आपको टैक्स नहीं लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार का शानदार यह बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी हार्दिक बधाई देता हूं। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है, और खासकर मिडिल क्लास के कंट्रीब्यूशन को यह रिकॉग्नाइज करते हुए यह बजट, यदि यह कहा जाए कि अपने में अभूतपूर्व है तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ रुपये से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से 9.5% अधिक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपये का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपये से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। ये पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो। तो आप देख रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली प्रतिक्रिया बजट के ऊपर। उन्होंने कहा कि अभी तक का अभूतपूर्व बजट दिया गया है। न पर्सनल के लिए जो हम फायदे बता रहे हैं सैलरीड और पेंशनर्स के लिए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर जो हमारा फोकस है एक्सपोर्ट्स को लेकर के, और हमने नया रिकॉर्ड भी बनाया है, नए लक्ष्य भी तय किए हैं रक्षा क्षेत्र में, वो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बारीकियों को आपके लिए सरल बनाने का प्रयास करेंगे।